जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर लेक्चर 95 इस सेशन का लास्ट लेक्चर होगा आज, और इसमें हम आखिरी कंसेप्ट चैप्टर 1 का प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन ये डिस्कस करेंगे। मुझे पहले 2-3 चीज़ें कंफर्म कर दीजिए। पहली चीज़, क्या वॉल्यूम 1 में कोई ऐसा कंसेप्ट या चैप्टर तो नहीं है जो हमने पेंडिंग किया हो और वो रह गया हो? चैप्टर तो कोई नहीं है, तो मुझे पता है। कंसेप्ट भी कोई नहीं है, सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, चेक लिस्ट लगाई हुई है आपने। ओके चलिए ठीक है। वॉल्यूम 1 अगर आपने कर लिया, क्या वॉल्यूम 1 का कोई एक क्वेश्चन या एक एमसीक्यू भी ऐसा है जो हमने क्लास में डिस्कस ना किया हो? ऐसे सारे क्वेश्चंस किए हैं। चले, इसका मतलब सिलेबस हमारा हो गया कंप्लीट, प्रैक्टिस भी हो गई हमारी। लेकिन याद रखें, एक मुहावरा है, जितना गुड़ उतना मीठा। जितना गुड़ सुना हुआ आपने कभी? हाँ, जितनी मेहनत करते जाएंगे पास होने के चांसेस उतने ही बढ़ते जाए। इसीलिए सिर्फ वॉल्यूम 1 नहीं बल्कि वॉल्यूम 2 भी हम डिस्कस करते होते हैं, हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हमने वॉल्यूम 2 में से भी करवाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने आपसे कहा कि आपने खुद से करने हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमने टेस्ट में इंक्लूड किया और आप कहते थे सर टेस्ट की डिस्कशन है ना, वो टाइम आ गया। ठीक है, शुरू में कुछ टेस्ट की डिस्कशन हमने साथ साथ की थी, फिर मैंने आपसे कहा था कि इसको हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करेंगे। असल में है क्या, जो हमारे टेस्ट है ना उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर्स के ऊपर बेस कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि पास्ट पेपर्स का एक लेवल होता है, जब टेस्ट में हम उन क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं तो आपकी पास्ट पेपर्स यानी आई कैप के लेवल के बराबर जाके प्रिपरेशन हो रही होती है। अब करना क्या है हमने, मेरी सजेशन आपको ये है, देखिए वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर लिया आपने, आई कैप की तरफ से ऑफिशियली सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका, और वॉल्यूम 1 में चूंकि 5 रुपए के क्वेश्चन भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, तो जब आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो प्रैक्टिस भी आपकी रीजनेबल हो गई। जिस स्टूडेंट ने वॉल्यूम 1 कर लिया सिर्फ वॉल्यूम 1 की बेस पे भी पास होने के काबिल है, पहली चीज। लेकिन जितना गुड़ उतना मीठा, इसलिए मैं आपको हाईली इनकरेज, हाईली रिकमेंड करूंगा कि वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस को भी आप करें। ठीक है, अब उसके लिए आपके अपने उसमें जो लेटेस्ट 3 अटेम्प्ट्स होंगी ना, वो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ डिस्कस करूं। हम 3 रिवीजन क्लासेस कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि जाहिर आपने खुद भी अपनी तैयारी करनी होगी, और उनकी भी ड्यूरेशन होगी लगभग मैक्सिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी। तो मेरा ख्याल है अगस्त के महीने में कोई 2-2 घंटे के 3 लेक्चर, अगर आपको लेटेस्ट पास्ट पेपर्स कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएं, तो कोई बुरा सौदा नहीं है। ऐसा ही है कि आप खुद कर लेंगे, करवा देने में? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए उसके लिए टाइम मैं आपको बता दिया करूंगा, हो सके कॉलेज आ जाएं, नहीं आ सकते आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वो ग्रुप के अंदर, ठीक है, उनको देख लीजिएगा इंशाल्लाह। उसमें एग्जाम टेक्निक, रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, क्वेश्चन की तरतीब क्या होनी चाहिए पेपर में, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए सेशन ये है कि जब भी रिवीजन करें तो एक चीज तो ये ध्यान में रखें, एक दिन में मल्टीपल टॉपिक्स को रिवाइज करने की कोशिश। रिवीजन करने के लिए कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, पहले एक दिन में मल्टीपल टॉपिक्स को रिवाइज करें, यानी ऐसा नहीं एक दिन पूरा एक चैप्टर को ही लगा दिया, नहीं। तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना, तो आपने 3 घंटे के अंदर पूरी किताब के लगभग सारे हर चैप्टर के कंसेप्ट आपने रिकॉल करने हैं, रिफ्रेश करने हैं। उस चीज की प्रैक्टिस आपने घर में भी करनी है। तो उसके लिए जरूरी है कि एक दिन में एक चैप्टर नहीं, एक दिन में मल्टीपल चैप्टर्स आप प्रैक्टिस करें, पहली चीज। दूसरी, कम से कम एक डेली बिजनेस लॉ की 3 केस स्टडीज रिटर्न प्रैक्टिस करनी है आपने। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरा हाल एक घंटा 3 केस स्टडीज के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं लगा, ऐसा ही है लगभग 1 घंटे के लगभग, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। 3 केस स्टडीज कम से कम रिटर्न फॉर्म में आपने करनी है, बाकी जो केस स्टडीज होंगी उनको रीड कर लेना, ठीक है, जो कर लें आसानी से रिटर्न फॉर्म में वो ठीक है, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं होगा, जाहिर है प्रेशर होता है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, कुछ टॉपिक्स पेंडिंग होते हैं, उनको सारा मिल मिला के ना, तो आपको ये एक्सपेक्ट करना कि एक दिन में आप 6 घंटे मेरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, ये अनरियलिस्टिक है, नहीं कर सकते। मुझे खुद अंदाजा फेस से गुजरे हुए हैं, लेकिन कम से कम 4 घंटे आपने डेली इस सब्जेक्ट को देने हैं, ठीक है। उसमें कोशिश करनी है कि आप 1 घंटा 3 केस स्टडीज की रिवीजन करें,
और बाकी आपके पास 3 घंटे होंगे, 3 के समझ लें कि इफेक्टिव 2 घंटे लगा लें। उसमें आपने दूसरे सब्जेक्ट्स को सॉरी ये जो चैप्टर्स होंगे इनको भी रिवाइज करना है। वॉल्यूम 1 को रिवाइज करना है और वॉल्यूम 2 में से कम 3 केस स्टडीज रिटन फॉर्म में करनी है और बाकी केस स्टडीज वो रीड कर ले। यानी समझ लीजिए हर रोज 3 केस स्टडीज रिटन हो गई और 6 केस स्टडीज रीडिंग कर लिया आपने। इसमें टोटल शायद 1.5 घंटे का टाइम लगेगा क्वेश्चंस में, लिखने में और रीड करने में। और जब आप वॉल्यूम 1 के चैप्टर रिवाइज करने हैं, फर्ज करिए एक दिन में 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं आपने, तो उसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। ऐसा ही है, ठीक है। तो ये आपका प्लान डेली बेस पे लगभग कोई 4 घंटे के अंदर अंदर निमट जाया करेगा, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी अच्छे तरीके से बगैर कोई अंडर प्रेशर आए रिवीजन मेरे ख्याल में हो जाएगी। लेकिन इन द एंड आपको पता है हर स्टूडेंट की अपनी यूनिक अप्रोच होती है, उसका अपना एक प्रिपरेशन का लेवल होता है, यूनिक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो आप इसमें अगर अपने जो भी स्टाइल के मुताबिक, प्रेफरेंस के मुताबिक इसमें कस्टमाइजेशन करना चाहे, एडजस्टमेंट करना चाहे, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इनमें रखिएगा, बिजनेस लॉ का पेपर मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। लेकिन केस स्टडीज के ऊपर आपको कंफर्ट होनी चाहिए, लिखे और साथ में पढ़े भी। आखिरी महीने में पढ़ने के ऊपर जोर, लिखना छोड़ना नहीं है, लेकिन अब ज्यादा फोकस आपका किसके ऊपर होना चाहिए, पढ़ने के ऊपर होना चाहिए, ताकि आपकी स्पीड बढ़े। आखिरी दिनों में स्पीड ज़्यादा अहम होती है। पास करना इसको मुश्किल नहीं है, आसान सब्जेक्ट है, रीडिंग करें। और हमने याद रखें अच्छी प्रिपरेशन की है। अगर आपने 80% लेक्चर्स अटेंड किए हैं और लगभग 60% के करीब असाइनमेंट की है, यानी ऐसा है कि जी 5 क्वेश्चन मिले तो 3 कर लिए, 4 कर लिए, 1 या 2 रह गए, 60% आपने होम असाइनमेंट किया है, 80% तक आपके अटेंडेंस है फिजिकल स्टूडेंट्स की। ऑनलाइन की तो मुमकिन तौर पे 100% होती है, वो तो ले लेते हैं। 80% तक भी अगर आपकी अटेंडेंस है, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। आखिरी महीने में बस आपने परेशान नहीं होना। आखिरी महीने ना पैनिक, हम खुद पैनिक हो जाते थे, और 1 या 2 दफ़ा ऐसा होगा, एक दफ़ा तो कम से कम जरूर ऐसा होगा आखिरी महीने में, मेरे साथ ऐसे होता था कि पेपर छोड़ देते हैं, अगली दफ़ा पेपर देंगे। ये फॉल्स फीलिंग होती है, धोखा होता है, आपने इस धोखे में नहीं आना। और अगर कभी आपको किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और मुझे इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, हरगिज इस धोखे में नहीं आना। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, 2 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं, 80% और 60% असाइनमेंट, फिर तो इंशाल्लाह पास, मतलब हाईली रीजनेबल चांसेस है। लेकिन अगर इससे कम भी है ना, तो स्टिल आप पास हो सकते हैं। देखिए कुछ पता नहीं, मैंने अगर पूरे सब्जेक्ट में फर्ज कीजिए आधे चैप्टर भी तैयार किए ना, 16 चैप्टर था फर्ज कीजिए, मैंने 8 चैप्टर भी तैयार किए हैं, तो हो सकता है पेपर उन्हीं क्वेश्चन में से आ जाए, उन्हीं चैप्टर में से आ जाए। अगर क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर में से आ गए, मैं तो पास हो जाऊंगा। तो जितना भी आपने तैयार किया है उसको रिवाइज करें और पेपर देने जरूर जाइएगा, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। और नॉर्मली जो इनिशियली कैफ 1 2 3 जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट स्टेज वाले स्टूडेंट होते हैं ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो कैफ 1 2 3 4 के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि ताज़ा पीआरसी से कैफ में आए होते हैं, पढ़ने की आदत होती है कोई, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी इनकी अच्छी होती है, मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। फिर जो सीनियर हो जाते हैं जैसे जैसे, वो दूसरे मसले मसाइल भी आ जाते हैं साथ में, और फिर उसमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, वो थोड़ा उनकी प्रिपरेशन डाउन होती है, जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं। तो आप लोगों की प्रिपरेशन मुझे उम्मीद है आपने अच्छी की होगी, की भी है। बस आपने कॉन्फिडेंट रहना है, पैनिक नहीं होना एकदम से। जब आप बच्चे को छोड़ा, बच्चा जब तक वो होता है ना उस उस्ताद के आशीर्वाद के साथ चल रहा होता है छतर छाया में, तब तक रिलैक्स होता है कि सर। लेकिन जब बच्चे को रिलैक्स करते हैं तो कहते हैं जाओ बच्चे अब तुम आप खुद मेहनत कर, वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गए ना, कि परेशान हो जाता है, पता नहीं मैं सही साइड पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। हाँ जी, जो बस हाँ ये आपने अपने आप को बताते रहना, क्या भाई को सब आता है, मेरे को सब आता है, क्या हाँ सब आता है, और इंशाल्लाह आपको आएगा। चलिए जी स्टार्ट करें अब आखिरी कैफ 4 के आखिरी चैप्टर, जो कि तरतीब के लिहाज से पहला चैप्टर है, उसका आखिरी कंसेप्ट, जो कि तरतीब के लिहाज से लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है। स्टार्ट करें जी डिस्कशन। ओके, छोटा सा कंसेप्ट है, 20-25 मिनट का, ज्यादा लेंथी नहीं है। हमने प्रीवियस लेक्चर में यह स्टडी किया था कि लेजिस्लेटिव बॉडीज कौन कौन सी है, कौन कौन सी बॉडीज ऐसी हैं जो कि लॉ मेकिंग कर सकती है। हमें पता चला लॉ मेकिंग पार्लियामेंट का काम है और प्रेसिडेंट फाइनल अप्रूवल करता है।
और हमने ये सीखा पार्लियामेंट से मुराद है दो चीजें, नेशनल असेंबली और सेनेट। और नेशनल असेंबली और सेनेट में डिफरेंस भी आपको पता होगा। नेशनल असेंबली पॉपुलेशन के लिहाज से बनती है और सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। और कोई भी लॉ सिवाय मनी बिल के, जो कोई भी लॉ होता है वो दोनों लेजिस्लेटिव बॉडी से पास होना जरूरी है, नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी। तो आइए जरा स्टडी करते हैं हम कि लॉ मेकिंग प्रोसेस पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान में कोई भी कानून बनता है, किसी भी कानून की एग्जांपल ले ले, जैसे फर्ज कीजिए कंपनीज एक्ट है जो आप कैब 7 में पढ़ेंगे, जैसे फर्ज कीजिए कंपटीशन एक्ट है जो प्रूव हुआ है हमने पढ़ा, या कोई भी एक्ट पाकिस्तान में जब अप्रूव होता है, कोई लॉ पाकिस्तान में बनता है, उसका प्रोसेस क्या होता है ये सुन लीजिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मनी बिल का केस है या मनी बिल के अलावा कोई केस है। क्योंकि अगर मनी बिल का केस होगा उसका अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। आम लॉ जो होता है, मनी बिल क्या, बजट जो हर साल आता है जून में, इससे मुराद वो। आम लॉ जो है ये दोनों लेजिस्लेटिव बॉडी से अप्रूव होता है, नेशनल असेंबली से भी सेनेट से भी। लेकिन जो मनी बिल है ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली से पास होता है। सेनेट में भिजवाया जरूर जाता है लेकिन सिर्फ उनसे मशवरा लेने के लिए, उनसे रिकमेंडेशन लेने के लिए, अप्रूवल के लिए नहीं। मनी बिल की अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, नेशनल असेंबली। सेनेट ने अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं। सेनेट भिजवाया जरूर जाता है लेकिन किस लिए, कंसल्टेशन के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, अप्रूवल के लिए नहीं भिजवाया जाता। तो सबसे पहले आपने देखना है मनी बिल का केस है या अदर। ठीक है, मनी बिल का केस है तो प्रोसेस क्या होगा, मनी बिल पहले नेशनल असेंबली में अप्रूव होगा, नेशनल असेंबली से डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, सेनेट की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। बताइए मनी बिल क्लियर हो गया प्रोसेस। क्या प्रोसेस है फिर से बताइए, नेशनल असेंबली में प्रेजेंट होगा, फिर इसके बाद अच्छा प्रैक्टिकली ना ग्राउंड लेवल पे फेडरल कैबिनेट जो होती है ना उसमें भी डिस्कशन होती है, बिल वगैरह वहां से भी ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन वो हमारा एक लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली से डायरेक्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जैसे ही साइन करेगा वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। मनी बिल क्लियर। आ जाए, मनी बिल के अलावा अगर कोई भी लॉ है तो आपने देखना है कि क्या नेशनल असेंबली सेशन में है या सेशन में नहीं है। क्या देखना है, क्या नेशनल असेंबली सेशन में है या नहीं है। अच्छा, नेशनल असेंबली सेशन में होने या ना होने का क्या मतलब है ये सुनने। नेशनल असेंबली में जो इजलास होता है, आपने शायद कभी देखा कौमी असेंबली का इजलास, बाज़ का तो लाइव दिखा रहे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ MNAs तकरीरें कर रहे होते हैं, बाज़ का कभी जज्बाती तकरीरें होती हैं, वो डैश बचा रहे होते हैं, कभी लड़ाइयाँ भी होती हैं वगैरह। वो इजलास क्या हर रोज होता है, नहीं हर रोज नहीं होता। वो समझ लीजिए कि 3 महीने में एक दफा होना जरूरी है, लेकिन जब होता है ना तो वो फिर मैनी डेज पे स्प्रेड होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन सारा कंप्लीट हो गया, समझ ले 3 महीने में एक दफा होगा, लेकिन जब होगा तो वो 3-4 सेशन में होगा। हो सकता है एक सेशन हो 5 तारीख को, दूसरा सेशन हो 9 तारीख को, तीसरा सेशन हो 11 को, 3-4 सेशन में फिर वो जो जलसा होता है वो कंप्लीट होता है। तो अगर तो ये वो वाला वीक है जिसमें नेशनल असेंबली इन सेशन है, इन सेशन से मुराद क्या है, इजलास हो रहे हैं, मीटअप हो रहे हैं, लॉ डिस्कस हो रहे हैं, तो फिर तो अगर आपने कोई बिल पास करना है तो नेशनल असेंबली में प्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट। लेकिन अब फर्ज करें नेशनल असेंबली का इजलास मुकम्मल हो गया, अब नेक्स्ट जो सेशन होगा वो होगा 2 महीने बाद, और इस अरसे में इमीडिएटली किसी क्रिटिकल मैटर के ऊपर फौरी तौर पे लॉ पास करने की जरूरत पेश आ गई,
तो क्या होगा? बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, अमन व अमान की सूरत हाल अचानक खराब हो जाए, तो कोई लॉ पास करना हो तो हो सकता है कि नेशनल असेंबली के इजलास तक 2 महीने बाद उन्हें वेट ना किया जा सके। भाई 2 महीने तक पता नहीं क्या कुछ मजीद हालात खराब हो जाए। तो सम टाइम कुछ फौरी तौर पे लॉ पास करने की जरूरत पेश आ जाती है। इसको हम बोलते हैं, ये इमरजेंसी सिचुएशन। इस सूरत में आईने पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान प्रेसिडेंट को एक ऐसा राइट दिया है जिसको पार्लियामेंट सख्त नापसंद करती है। वो राइट क्या है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए डायरेक्ट कोई लॉ के ऊपर साइन करके उसे पाकिस्तान में इन्फोर्स करवा सकता है। इस लॉ को हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। एक्ट नहीं कहते, क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ही नहीं, ये तो एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट है ना, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसको एक्ट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। बिल क्या है? वो लॉ जो भी अप्रूवल के प्रोसेस में है, जिसकी फाइनल अप्रूवल नहीं हुई, उसे कहते हैं बिल। ऑर्डिनेंस क्या है? वो लॉ जिसे प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है पार्लियामेंट से अप्रूवल लिए बगैर। और क्यों पार्लियामेंट से अप्रूवल लिए बगैर क्यों अप्रूव किया है? क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी, नेशनल असेंबली सेशन में नहीं थी, और इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से इंतजार भी नहीं किया जा सकता था। 3 महीने बाद, 2 महीने बाद है नेशनल, तो प्रेसिडेंट लॉ पास कर सकता है। इस लॉ को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशन है वो वैसे ही होगी जैसी एक्ट की होती है, लेकिन इसका वैलिडिटी पीरियड कितना होगा? इसका वैलिडिटी पीरियड होगा 120 डेज। 120 डेज। विद इन 120 डेज तो नेशनल असेंबली का इजलास होना ही होना है ना। असेंबली हर 3 महीने में एक दफा लाजमी है, समझ ले। तो विद इन 120 डेज के अंदर, 120 दिन के अंदर अंदर फिर इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, या पार्लियामेंट से मजीद 120 दिन की एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। यानी सदर के पास इख्तियार जरूर है लॉ पास करने का, लेकिन वो इख्तियार महदूद है। किस लिमिट तक महदूद है? 120 दिन तक। भाई ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसके ऊपर ना अक्सर अगर इसका एक्सेसिव यूज किया जाए ना, सदर साहब भी तो हो सकता है कभी कोई बाज़ औक़ात ऐसा होता है गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, सदर किसी और पार्टी का है, तो सदर ठक 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 अपनी मर्जी से लॉ पास करता जाएगा। तो फिर वो जो पार्लियामेंट है वो इसको डिसलाइक करती है कि मतलब इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों डिसलाइक करते हैं आपको अंदाजा हो गया होगा। तो ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये था मनी बिल का प्रोसेस, वो कैसे होता है? नेशनल असेंबली से डायरेक्ट प्रेसिडेंट। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है? जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो और इमरजेंसी सिचुएशन, तो फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट खुद से लॉ पास कर सकता है। उस लॉ को क्या बोलते हैं? और ये उतना ही इफेक्टिव है जितना कि कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने जो पास किया हुआ है उतना ही इफेक्टिव है। फर्क सिर्फ एक चीज का होगा। किस चीज का? वैलिडिटी पीरियड इसका कितना है? अप टू विद इन 120 डेज इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करके, प्रेसिडेंट को इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करके यहाँ तो इसकी अप्रूवल लेनी होती है या इस मजीद एक्सटेंशन लेनी होती है। ठीक है, अगर मजीद एक्सटेंशन या अप्रूवल ना हो तो 120वें दिन के बाद 121वें दिन ये नल एंड वाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। अभी भी हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं 2001 का, और भी बहुत से बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 है, बड़े अरसे तक कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पढ़ते रहे। एक इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, और भी बहुत से ऑर्डिनेंस है। पहली चीज हमेशा जहन में रखिएगा, हिंट बता देता हूं आपको, ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ नहीं पास करवा के नहीं। जब कभी कोई भी ऑर्डिनेंस हो ना, उसके साथ देखें साल कौन सा है, और नेट पे जाके सर्च कर लें, आपको पता चलेगा उस साल मार्शल लॉ लगा हुआ था। ठीक, कोई भी ऑर्डिनेंस हो, कोई भी ऑर्डिनेंस, मार्शल लॉ की वजह। अब मार्शल लॉ आपको पता होगा, आप कुछ कह सकते हैं उसके सामने? नहीं कह सकते ना हमने। तो हमारी तो इतनी मजाल नहीं है कि हम ये कह सके कि सर ये ऑर्डिनेंस जो है ये कानून के खिलाफ है, 120 दिन इसको हो गए हुए हैं। मेरे में तो मजाल नहीं है भाईजान। आप में अगर हिम्मत है तो अदालत में केस फाइल कर दें,
ऐसे मैंने एक दफा पढ़ा था कि कोई लॉयर थे, उन्होंने ये केस फाइल किया था कि असल में पता है क्या, जैसे ना चलते रहो, जैसा चल रहा है चलते रहना, इस अप्रोच के मुताबिक चल रहा है, जो चल रहा है चलने दो। तो शायद कोई पिटीशन, मेरा ख्याल है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर भी पास किया था कि जितने भी ऑर्डिनेंस हैं उन्हें पार्लियामेंट से अप्रूवल करवा लें। उनका चल तो रहे हैं तो अप्रूवल करवा दें। अब वो पता नहीं अप्रूवल हुई नहीं हुई, लेकिन बारह चल रहा है, समझ रहे, तो चलने दो, जो चल रहा है ना चलने दो, क्यों सबको जीरो करवाओगे। बहरहाल ये, लेकिन आईनी तौर पे क्या है भाई, पाकिस्तान में सारी चीज़ आईनी तौर पे तो नहीं ना चलती, समझ रहे हैं ना, नजरिया जरूरत भी कोई चीज़ है। तो बहरहाल वो चल रहा है तो चलने दे इसको। लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है आपने, ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड क्या है, वैलिडिटी पीरियड, ठीक है। चूंकि इस वक्त मार्शल लॉ लगा होता है 121 दिन, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो ये कह सके कि सर आपने ऑर्डर पास किया था ये नल एंड वाइड है। अच्छा छोड़े इसको, बस वापिस आ जाए। तो ये ऑर्डिनेंस वाली कहानी भी समझ आ गई, मनी बिल वाली कहानी भी समझ आ गई। अब नॉर्मल प्रोसेस सुन लें, ये नॉर्मल प्रोसेस। कभी आपने हॉकी का मैच देखा है, ठीक है, वो कैसे कमेंट्री होती है, बॉल समीउल्लाह से खालिद, खालिद से असलम, असलम से कामरान, कामरान से रशीद, रशीद भाई से शफीक भाई है। ये अब ऐसे ला ऐसे घूमेगा, एंड पे जाके गोल होगा, और डी पे कौन खड़ा है वाला, गोल को रोक, प्रेसिडेंट, ठीक है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। है ये इंटरेस्टिंग प्रोसेस। मेन कंसेप्ट क्या है जो आपने ज़हन में रखना है कि कोई भी लॉ पास करने के लिए दोनों हाउसेस की जरूरत, अप्रूवल की जरूरत है, दोनों बॉडीज की। कौन कौन सी बॉडी की, नेशनल असेंबली भी और सेनेट। नेशनल असेंबली को कहते हैं लोअर हाउस और सेनेट को कहते हैं अपर हाउस। तो दोनों हाउसेस की जरूरत है, नेशनल असेंबली की भी। ये बेसिक रूल ज़हन में रखना है आपने, ठीक है जी। और ये डायग्राम भी इसको नोट कर लीजिए। सिर्फ किताब से अगर पढ़े ना तो चीजें बाज़ उतना क्लियर नहीं हो पाती, डायग्राम की शक्ल में ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले नेशनल असेंबली सेशन में है जी, तो कोई भी बिल कहां प्रेजेंट होगा, नेशनल असेंबली सेशन में है, कोई भी बिल कहां प्रेजेंट। अच्छा एक चीज में रखिए, अप्रूवल दोनों हाउसेस से होनी चाहिए। पहले नेशनल असेंबली से होके सेनेट में भी जा सकता है, या पहले सेनेट से ओरिजिनेट होके नेशनल असेंबली में भी जा, फर्क इससे नहीं पड़ता। नॉर्मली पहले कोई भी जो बिल होता है नॉर्मली नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है, नेशनल असेंबली में अप्रूव होता है, फिर सेनेट में जाता है। लेकिन याद रखें दोनों पॉसिबिलिटीज है, ओरिजिनेटिंग हाउस नेशनल असेंबली भी हो सकता है और बिल का ओरिजिनेटिंग हाउस सेनेट भी हो सकता है, ठीक है। हम जो सिस्टम पढ़ेंगे वो नेशनल असेंबली, जो मेजोरिटी वाला केस है नेशनल असेंबली वाला, उसको सामने रख के पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है सेनेट टू नेशनल असेंबली में, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 बिल ओरिजिनेट होगा। कहां होगा, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस जैसे मिसाल के तौर पे नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में बिल जनरेट हुआ, नेशनल असेंबली में डिबेट हुई, पास हो गया। अब पास होने के बाद किधर जाएगा बिल, नेशनल असेंबली से बिल किधर गया, सेनेट में। सेनेट में उसके ऊपर डिबेट होगी कोई 2-4 दिन। डिबेट होने के बाद 3 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1 सेनेट इसे पास कर दे विदाउट एनी अमेंडमेंट। नंबर 2 सेनेट इसे पास करे लेकिन विद अमेंडमेंट। और नंबर 3 सेनेट इसे रिजेक्ट कर दे या 90 डेज में इसे पास ना करे। फिर से, फर्स्ट हाउस में जब बिल पास होगा उसके बाद किधर भेजा जाएगा, सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस, मैं जेनेरिक बात कर रहा हूं, आप चाहे तो स्पेसिफिक कर दूं, आप समझ जाएंगे तो कि दोनों में अप्लाई हो सकता है। चलिए स्पेसिफिक कर लेते हैं। फर्स्ट नेशनल असेंबली में आएगा, नेशनल असेंबली से पास होके किधर जाएगा, सेनेट में 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी पास हुआ
विदाउट अमेंडमेंट, दूसरी पॉसिबिलिटी पास हुआ विद अमेंडमेंट, तीसरी पॉसिबिलिटी पास ही नहीं हुआ, यानी रिजेक्ट हो गया या 90 डेज तक पास नहीं हुआ। अब देखें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है हमने। पहला केस कौन सा था कि सेनेट ने भी पास, नेशनल असेंबली ने पास करके सेनेट में भिजवा दिया और सेनेट ने पास कर दिया विदाउट अमेंडमेंट। जब विदाउट अमेंडमेंट पास कर दिया तो वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब पार्लियामेंट से पास हो गया ना, देखिए नेशनल असेंबली से भी पास हो गया, सेनेट से भी पास हो गया, पार्लियामेंट क्लियर। अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ने 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर अंदर इसको प्रूव करना। अगर प्रेसिडेंट 10 डेज में इसको अप्रूव कर दे तो क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट इसको अप्रूव नहीं करता फिर क्या होगा, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक बिल को नेशनल असेंबली पास कर चुकी है, सेनेट पास कर चुकी है, प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया। क्या अकेले बंदे के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो एक कंबाइंड कलेक्टिव विजडम जो है नेशनल असेंबली या सेनेट, इसको बाईपास कर सके? मान नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक जाहिर है घर का सरबराह है ना, जैसे घर का सरबराह होता है, घर के सारे लोग एक बात कर रहे हों और घर का सरबराह हो सकता है कोई दूसरी बात कर रहा हो, वैसे तो ऐसा होना ना चाहिए इख्तलाफ, लेकिन फर्ज कीजिए अगर है तो घर वालों को कम से कम माने ना चाहे बात, लेकिन एक दफा बैठ के रीथिंकिंग तो कर लें कि घर के सरबराह ने अगर कोई इतराज उठाया किस वजह से उठाया, फिर रीथिंकिंग कर लेनी चाहिए कि बिल्कुल इग्नोर कर दें। इसीलिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। अगर प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट कर दे तो ये बिल रिकंसिडरेशन के लिए जाएगा। कहां जाएगा भला? जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग ऑफ नेशनल असेंबली। असल में है क्या, अगर इमारत देखें ना आप, अगर पार्लियामेंट, तो उसमें मैं समझ के गया नहीं, बस मेरा अंदाजा है, मैं कभी नहीं गया, ना कहीं जाने का शौक है। उसमें जो नीचे वाला फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर है ना, उधर होता है नेशनल असेंबली का इजलास। जो उसका फर्स्ट फ्लोर है अपर वाला, उसके ऊपर होता है सेनेट का इजलास, और एक उससे भी ऊपर है, उसके ऊपर जॉइंट सीटिंग होती है। तो जब अप्रूवल सेनेट नेशनल असेंबली में से लेनी हो ग्राउंड फ्लोर, लोअर हाउस, सेनेट से लेनी हो अपर हाउस, और अगर दोनों को इकट्ठा करके अप्रूवल लेनी है, यानी जो मसला डिस्प्यूट में पड़ जाता है ना, फिर इसको कहते हैं भाई इकट्ठे अलग अलग डिस्कस करने की बजाय इसको इकट्ठा बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एक नेशनल असेंबली और सेनेट का इकट्ठा इजलास होता है ना, टुगेदर, इसे बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नेशनल असेंबली भी शामिल है, सेनेट भी शामिल है, तो इसे जॉइंट सिटिंग ही तो बोलते हैं, बोलना भी चाहिए। तो जब प्रेसिडेंट इसको, देखिए सेनेट से हो गया, नेशनल असेंबली से हो गया, तो अब इसके बाद प्रेसिडेंट ने इसको दोबारा वापस भेज दिया, तो अब जॉइंट सिटिंग होगी नेशनल असेंबली की और सेनेट की, और वहां पे डिबेट होगी, भाई प्रेसिडेंट ने ये उठाया इतराज, जरा दोबारा देख लें कि इतराज ठीक है कि नहीं। अब जॉइंट सिटिंग या तो इसको अप्रूव कर देगी, या जॉइंट सिटिंग का पता चलेगा ओ ये बात तो हमारे जहन में आई नहीं थी। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, 1000 लोगों के जहन में वो बात ना आई हो जो अल्लाह ताला किसी एक के जहन में डाले, कभी कभी ऐसे हो भी सकता है। तो अगर ऐसा बात है तो फिर वो क्या करेंगे, ऐसी बात पे वो जॉइंट सिटिंग में कहेंगे छोड़ दो, रिजेक्ट कर दो, तो बिल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। लेकिन अगर जॉइंट सिटिंग में फिर उनका ख्याल यही है कि नहीं नहीं भाई प्रेसिडेंट तो पता नहीं क्या करता रहता है, नहीं 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 ये ठीक है, तो जब अप्रूवल हो गई जॉइंट सिटिंग में भी, तो फिर क्या होगा, फिर बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, और अब की बार प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, आईनी तौर पे उसे साइन करने ही करने हैं, और जब वो साइन करेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा। भाई कुछ बात समझ आई? नहीं आई बात समझ? अगर नेशनल असेंबली सेशन में है तो लेजिस्लेशन का प्रोसेस क्या होगा, स्टेप नंबर 1 नेशनल असेंबली, फिर सेनेट। सेनेट से 3 ऑप्शंस, कौन कौन सी? विदाउट अमेंडमेंट पास हो गया, विद अमेंडमेंट पास हुआ, रिजेक्ट हो गया, या 90 डेज तक पास नहीं हुआ। अगर विदाउट अमेंडमेंट पास हो गया
वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर ले तो एक्ट, प्रेसिडेंट है उसको रिजेक्ट कर दे तो जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्ट, जॉइंट सीटिंग एक्सेप्ट कर ले तो फिर दोबारा प्रेसिडेंट के बाद अब की बार प्रेसिडेंट अप्रूव उसको रिजेक्ट, उसे अप्रूव करना ही पड़ेगा। डन। ये तो हो गया कि सेनेट पासेस विदाउट अमेंडमेंट। अब अगर सेनेट पासेस विद अमेंडमेंट, सेनेट ने इसे विद अमेंडमेंट पास किया, तो मुझे बताइए ये अमेंडमेंट दोबारा नेशनल असेंबली जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? भाई जानी चाहिए कि नहीं? अमेंडमेंट की अप्रूवल उधर से भी तो होगी। तो अगर सेनेट ने इसे विद अमेंडमेंट पास किया तो फिर ये दोबारा नेशनल असेंबली में जाएंगे अमेंडमेंट्स। अगर नेशनल असेंबली इनको अप्रूव कर दे तो, और फिर वही कहानी, अप्रूव कर देगा तो एक्ट, नहीं अप्रूव करेगा तो जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्टेड, जॉइंट सीटिंग एक्सेप्ट कर ले तो प्रेसिडेंट, अब की बार प्रेसिडेंट मजबूर है उसने अप्रूव करना ही करना। ठीक है जी। और अगर नेशनल असेंबली इसको अप्रूव नहीं करती, यानी नेशनल असेंबली से सेनेट आया, सेनेट ने विद अमेंडमेंट अप्रूव किया और नेशनल असेंबली के पास भेजा, नेशनल असेंबली कहा वो सेनेट तुम लोगों ने अमेंडमेंट किया हमें नहीं मंजूर, अब क्या होगा? अब जॉइंट सीटिंग, और फिर आगे वही प्रोसेस। जॉइंट सीटिंग ने अगर अप्रूव नहीं किया तो फारग, अप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास, और जॉइंट सीटिंग की अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट साइन करने पे मजबूर है, वो अब ना नहीं कर सकता। डन जी। 2 केस हो गए। तीसरा केस, बिल नेशनल असेंबली से सेनेट में पहुंचा, सेनेट ने इसे रिजेक्ट कर दिया या 90 डेज में पास ही नहीं किया, अब क्या होगा? जॉइंट सीटिंग। और जॉइंट सीटिंग में अगर बिल अप्रूव हो जाता है तो उसको प्रेसिडेंट पास करेगा, रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्टेड, अगर अप्रूव हो गया तो जॉइंट सीटिंग का अप्रूव किया हुआ बिल कभी प्रेसिडेंट भी नहीं रोक सकता। ओके जी, कोई प्रॉब्लम? अप्रूव और डिसअप्रूव साइन नहीं करेगा, लिख देगा रिजेक्टेड। हाँ, नेशनल असेंबली में किस तरह अप्रूव होता है? नेशनल असेंबली में वोटिंग करवाई जाती है, वो पूछते हैं जो फॉर एग्जांपल चेयरमैन या स्पीकर हैं, ठीक है, वो नेशनल असेंबली में जो अगर स्पीकर होगा, कोई स्पीकर होता है कि चेयरमैन होता है? सेनेट में चेयरमैन होता है, नेशनल असेंबली में कौन होता है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर होगा, पूछेगा भाई जो लोग इस ये लॉ पास होने जा रहा है जो इसकी फेवर में है वो हाथ उठाए या यस बोले, तो वो सारे जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? यस। और अगर वो कहे जी जो अगेंस्ट है वो नो बोले तो नो, उससे फैसला मेजोरिटी ऑफ वोट्स की बेस पे फैसला। डन जी, ये प्रोसेस क्लियर हो गया। एक आखिरी चीज, ये प्रोसेस मुझे बताएं क्लियर हो गया। लेजिस्लेशन प्रोसेस याद रखें हमने 3 हिस्सों में पढ़ा है। नेशनल असेंबली सेशन में हो तो प्रोसेस क्या होगा, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन है तो प्रोसेस क्या होगा, और अगर मनी बिल है तो प्रोसेस क्या होगा। डन। आगे चलते हैं। क्या हो अगर कोई बिल अभी अप्रूवल की स्टेज में है और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए? डिसॉल्व हो सकती है। देखिए सेशन, नॉट इन सेशन का मतलब कुछ हो रहा है। नॉट इन सेशन का मतलब भाई इस महीने का काम कर लिया, अब 2 महीने बाद मुलाकात होगी। डिसॉल्व होने का मतलब असेंबलियां तोड़ दी गई या उनकी मुद्दत खत्म हो गई। जरा सोचे, एक बिल अभी प्रोसेस में है, अप्रूवल के प्रोसेस, और नेशनल असेंबली के 5 साल पूरे हो गए या उससे पहले असेंबलियां तोड़ दी गई, खत्म, हुकूमत खत्म। अब जो इन प्रोसेस बिल हैं उनका क्या होगा? अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, सेनेट परमानेंट बॉडी है, ये याद है ना आपको, ये डिपेंड करेगा। जो बिल तो अभी सेनेट का है, सेनेट में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बिल भी नेशनल असेंबली में है वो क्या होंगे? डिसॉल्व। जो बिल सेनेट के हैं और सेनेट में ही अभी है
वो वैलिड है। वो क्यों वैलिड है अभी? यानी वो भी वर्क इन प्रोसेस स्टेटस रहेगा। देखिए मसला क्या है, मसला समझे। मसला ये है कि अगर कोई लॉ अभी वर्क इन प्रोसेस स्टेज पे है, वर्क इन प्रोसेस समझते हैं ना, वर्क इन प्रोसेस स्टेज पे है, अभी कंप्लीट नहीं हुई अप्रूवल, और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो क्या होगा? इसका जवाब है डिपेंड करता है। अगर तो बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ और अभी नेशनल असेंबली में है, फारग। अगर बिल सेनेट में ओरिजिनेट हुआ और अभी सेनेट में है, वैलिड। अगर कोई बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ, अप्रूव होके सेनेट में चला गया, उसका क्या होगा? गैस करें। जो बिल अभी नेशनल असेंबली, बिल पेंडिंग, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, मैं बुक से रीडिंग करवाना चाह रहा हूं, फर्क समझ रहे हैं? नेशनल असेंबली का बिल ओरिजिनेट हुआ, नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली फारग, बिल भी फारग। सेनेट का बिल है, ओरिजिनेट हुआ, सेनेट में भी है, सेनेट परमानेंट है, वो बिल अभी फारग नहीं हुआ, वो भी चल रहा है। अगर लेटेस्ट एडिशन, हाँ, तो अगर कोई बिल एक हाउस में प्रूव हो गया, दूसरे उसका क्या होगा? सुन ले, वो कह रहा है अगर कोई बिल पेंडिंग इन नेशनल असेंबली लैप्स अपॉन रेजोल्यूशन, ठीक है समझ आ गया। बिल पेंडिंग इन सेनेट, अगर बिल ऑलरेडी नेशनल असेंबली ने पास कर दिया है तो वो बिल सेनेट में है, वो क्या होगा? लैप्स कर जाएगा। और अगर कोई बिल अभी पास नहीं किया हुआ, वो क्या होगा? वो पेंडिंग ही रहेगा। यानी सुन ले, इसकी समरी सुन ले। समरी क्या है? बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ, अभी नेशनल असेंबली में ही है, नेशनल असेंबली फारग हो गई, बिल भी फारग। सेनेट में ओरिजिनेट हुआ, सेनेट में ही है, नेशनल असेंबली फारग हुई, वैलिड। नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हुआ, उधर अप्रूव होकर सेनेट में आ गया था, अब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई, बिल फारग, बिल्कुल फारग। हालांकि वो अपनी अप्रूवल दे चुके हैं, लेकिन भाई जो बुनियाद थी वही हिल गई, तो बिल भी धड़म फारग। और अगर कोई, इससे भी इंटरेस्टिंग बात, बिल सेनेट में था, सेनेट में अप्रूव हुआ, नेशनल असेंबली में गया है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व, तो यानी सम अप कर रहा हूं, जिस बिल को नेशनल असेंबली का हाथ लग गया, जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई तो बिल भी फारग। हाँ, वो अछूत हो गया। सिंपल रूल याद रखें, जिस बिल को नेशनल असेंबली का हाथ लग गया, उसके बाद अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई तो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा। अब इस सवाल का जवाब आप खुद, जो आपने सवाल पूछा उसको अप्लाई करके मुझे बताएं। समझ आया? बिल्कुल समझ आई बात। रेजोल्यूशन, इसे बोलते हैं लैप्स ऑफ बिल ऑन। भाई ये अप्रूवल प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया, अब आपने एक काम करना है। लर्निंग आपके पास है 3 मिनट, 4 मिनट देता हूं, 5 ले, 5 खुला टाइम आज। आपने सारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, एक एक लफ्ज का भी मतलब अगर समझ नहीं आए तो पूछना है। और सबसे अहम चीज, एंड में जो कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन है ना, उनको पढ़ना है और देखना है आप आंसर कर सकते हैं कि नहीं। अगर आंसर कर सकते हैं तो उनको टिक लगाना है, आंसर नहीं कर सके तो क्रॉस लगाना है, टिक क्रॉस मैंने भी चेक करने हैं। डन जी? चलिए शुरू हो जाए, आपका 5 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। पास कीजिए जी। उम्मीद है आपने रीडिंग कर ली होगी। कोई ऐसा लफ्ज या कंसेप्ट या सेंटेंस जो आपको समझ में ना आया हो? सब समझ आ गया पक्का? जी जी जी, सवाल पूछिए जी। जी पूछिए। जॉइंट सीटिंग में, बिल्कुल। प्रेसिडेंट ने अगर डिसअप्रूव किया तो वो जॉइंट सीटिंग में जाएगा, बिल्कुल ऐसे। नहीं नहीं, नेशनल असेंबली अलग अलग नहीं जाएगा। जॉइंट सीटिंग का मतलब ये होता है कि नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों इकट्ठे बैठेंगे, यानी सेनेटर्स और एमएनएज दोनों एक ही कमरे में बैठेंगे और उसमें प्रेजेंट होगा, उसमें फिर वोटिंग की जाएगी, फिर अप्रूवल होगी। ठीक है, जॉइंट सीटिंग का मतलब ये है, अलग अलग अप्रूवल नहीं ली जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि दोनों बॉडी से अलग अलग अप्रूवल ली जाए, नहीं, दोनों बॉडीज के जॉइंट सीटिंग होगी और उस जॉइंट सीटिंग में एक ही दफा अप्रूवल ली जाएगी।
पार्लियामेंट को जॉइंट सिटिंग नहीं, देखें पार्लियामेंट में दो बॉडीज हैं, अगर दोनों बॉडीज इकट्ठे एक कमरे में बैठेंगी उसे जॉइंट सिटिंग बोलेंगे, अगर वो अलग अलग अप्रूवल देगी ना तो वो हम उसे जॉइंट सिटिंग की अप्रूवल नहीं बोलेंगे। वो भी अप्रूवल पार्लियामेंट ही होगी, अगर एक बिल नेशनल असेंबली में पास हो गया उसके बाद सेनेट में पास हो गया तो हम यही कहेंगे ये अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन ये जॉइंट सिटिंग की अप्रूवल नहीं है। असल में जॉइंट सिटिंग की जरूरत अमूमी तौर पे नहीं पड़ती, जब कोई मसला डिस्प्यूट में चला जाता है ना तब जॉइंट सिटिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि एक ही दफा सारे लोग बैठे हों उधर ही मसला रिजॉल्व हो जाए। हाँ, इसमें पार्लियामेंट पास बाय पार्लियामेंट लिखा है ना, इसके साथ ब्रैकेट में लिख ले इन जॉइंट सिटिंग, इन जॉइंट सिटिंग, ठीक है, पार्लियामेंट के आगे जॉइंट सिटिंग लिखी, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। डन जी। यानी जो बिल प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया, अब वो बिल किधर जाएगा, नेशनल असेंबली में जाएगा या सेनेट में जाएगा? दोनों की ना नेशनल असेंबली में ना सेनेट में, दोनों की जॉइंट सिटिंग में जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जी? और कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा एक दफा देख लें सिलेबस में क्या सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए है ना। चलिए अब ऐसा है, मुझे बताइए दो तीन चीजें जरा एंड पे, सिर्फ एक दो मिनट दीजिए, इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। नंबर 1, क्या आपके ख्याल में रिवीजन क्लासेस होनी चाहिए या नहीं? जो कहते हैं होनी चाहिए हाथ उठाइए, जो कहते हैं नहीं होनी चाहिए शाबाश, होनी चाहिए वाले ज्यादा है, तो रिवीजन क्लासेस होंगी, लेकिन नहीं लेना चाहते आप ना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, रिवीजन क्लासेस में सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज किया जाए या सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम टॉपिक है उनको रिवाइज किया जाए? याद रखिएगा आपकी चॉइस डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ द रिवीजन क्लासेस के ऊपर। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि सारे कंसेप्ट को रिवाइज किया जाए? कितनों का ख्याल है कि सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम कंसेप्ट है उनको रिवाइज किया? चलें जी, अब ये फैसला हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम, ओके। इसमें लगभग मुझे सारे चैप्टर्स को कवर करने के लिए कुछ 6 घंटे चाहिए, 6 घंटे चाहिए। कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि एक ही क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए? और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि नहीं छोटी छोटी 3 क्लासेस हो जाए? कितने स्टूडेंट का ख्याल है एक ही बड़ी क्लास हो, एक ही बड़ी क्लास? और कितने स्टूडेंट का ख्याल है छोटी छोटी 3 क्लासेस हो? अच्छा, एक ही बड़ी क्लास वाले ज्यादा हैं, मैं हैरान हूँ। मैं पर्सनली लेंथी क्लासेस को मैं पसंद नहीं करता था, लेकिन जैसे आप कहेंगे मैं वैसे, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो फिजिकल स्टूडेंट्स की चॉइस है वही लगभग ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स की भी चाहिए। वैसे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन भी होती है, वो अगर हाँ वो थोड़ा थोड़ा करके भी वो चाहे 5 लेक्चर में कर ले, ठीक। तो आप चाहते हैं एक ही दिन में, ओके, मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे कोई, वैसे मेरा ख्याल था शायद आप अलग अलग को सिलेक्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा दूसरा, रिवीजन क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा आपने खुद से सिलेबस कंप्लीट किया हो, ये मेरी अपनी सजेशन है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इमीडिएटली अगले 1-2 दिन में ही ये रिवीजन क्लास कंडक्ट करवा देनी चाहिए? और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सर कुछ दिन के गैप के बाद, ताकि एक दफ़ा आप सिलेबस को कंप्लीट कर लें? फिर से वोटिंग, कितने स्टूडेंट का ख्याल है इमीडिएटली अगले 1-2 दिन में रिवीजन करवा दें? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कुछ दिन के गैप के बाद? कुछ दिन के गैप के बाद वाले खुद देख लें भाईजान, जो आप लोग, ओके। कितने गैप के बाद? हफ्ते, मॉक से पहले होना चाहिए कि मॉक के बाद? मॉक से पहले। चलिए फिर एग्री हमारा ये हुआ कि मॉक से पहले हमारी एक क्लास होगी जो कि थोड़ी सी लेंथी होगी, और उसमें हम रिवीजन करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की, खास तौर पे जो लेटेस्ट पास पेपर के हैं। तो आपने लेटेस्ट 3 अटेम्प्ट्स के पास पेपर को कम से कम खुद देख के आना है उस क्लास से, अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाना, ना भी देख के आएंगे क्लास में कर लेंगे, लेकिन अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उनको आपने एक दफ़ा देख के आना है। और इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी, ताकि जो स्टूडेंट फर्ज कीजिए कहते हैं सर इतना स्टैमिना नहीं है, वैसे मेरा इतना स्टैमिना नहीं है, और अमूमी तौर पे जो है वो 3 घंटे की तो मूवी, उससे बोर हो जाते हैं हम, ये तो फिर लेक्चर होगा। लेकिन बहरहाल आप कहते हैं तो ठीक है, मैं पर्सनली मैं इसकी नहीं, लेकिन बहरहाल बेफिक्र है, इसमें फिर हमें एक और काम करना पड़ेगा, हमें कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम भी करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं ना 1 घंटे बैठा जाए, बट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चाहे बस चाहे, छोटी सोच है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे ये उम्मीद है। हाँ तो आपने नहीं कहा, अच्छा नहीं चले कोई बात नहीं।
तो मॉक से पहले एक दिन, अब आपने अपनी रिवीजन को इस तरीके से प्लान करना है कि मॉक से पहले एक दिन निकाल लेना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। मॉक होगा गालबन 15 अगस्त के बाद है, 15 अगस्त के आसपास कोई डेट है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मेरा ख्याल 15 अगस्त के आसपास है, क्योंकि आपका जो एग्जाम भी इस दफा थोड़ा सा जल्दी हो रहा है ना, 1 सितंबर है, तो आपको टेस्ट भी वो मॉक भी चेक करके देने, उसमें टीम को टाइम लगता है, तो थोड़ा सा गैप रख के हम 15 अभी कंफर्म नहीं है, लगभग 15 के करीब की डेट है, 15 अगस्त, ठीक है जी। सेपरेट कर दें। आप ऐसा कीजिएगा, आप जब उसमें ना 3 सेशन होंगे, एक लेटेस्ट अटेम्प्ट, एक उससे, आप जिस सेशन को ज्वाइन करना चाहें करें, और जब उठ के जाना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी वो ये कौन सा कोई टॉपिक है कि जिसका सीक्वेंस होना जरूरी है, रिवीजन है किसी भी चैप्टर की, 2 चैप्टर की कर ली, बाकी 4 की घर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए घर में कोई हंडिया भी पकती है ना, वो सब की मर्जी नहीं होती, उसमें कुछ को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ा, ऐसा ही है ना। तो इसमें कोई भी चीज़, कोई भी प्लान कर लें, वो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स का खिलाफ रहे, ऐसा ही है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, मेजोरिटी की बेस पर डिसीजन करना पड़ता है, मजबूरी है। हालांकि मैंने देखा कि मुझे खुद पर्सनली यही पसंद है कि एक एक करके क्लास हो, लेकिन आप लोगों की कन्वीनियंस भी देखनी है, जाहिर है आप घर से उठ के 3 दिन नहीं आ सकते, बिल्कुल मैं भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ, और ये अच्छा डिसीजन है मेजोरिटी की बेस पर जो आपने किया है, अच्छा डिसीजन है। हम आपको इस अच्छे फैसले पे मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके बाद जो दिन, जो शुभ मुहूर्त निकलेगा, उसके बाद आपको कम से कम 5-6 दिन के बाद कर रखेंगे, लेकिन मॉक से पहले आपको अनाउंसमेंट शेयर कर दी जाएगी, तो जो आ सके, जितनी देर के लिए आना चाहें उतनी देर के लिए आ जाएं, बाकी अवेलेबल होगा ऑनलाइन भी लेक्चर यूट्यूब, ठीक है जी। चलिए, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, अच्छी तैयारी की, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है हमेशा, ठीक है, लेकिन आपने भी मेहनत करनी है, ठीक है जी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब, जी मेरे भाई, मेरे लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी हुई ये सुन के। अब क्लास खत्म कर दे, चले सुना दे मेरे भाई, वैसे कोई अच्छे की उम्मीद तो नहीं है भाई, फिर भी जी मेरे भाई सुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सागर सिद्दीकी आज जिंदा होता ना, तो वो सुन के फौरन मर जाता। नहीं मजाक कर रहा मेरे भाई, शुक्रिया सागर, हम लोग इस काबिल नहीं होते, आप लोग समझ लेते हैं, लेकिन चूंकि मेहरबानी आपके जज्बात का, हम खुलूस से तहे दिल से ममनून व मशकूर है। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।